मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे अभी आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप अपना सवाल उर्दू में पूछना चाहते हैं, आप उर्दू में पूछ सकते हैं। अगर तुसी अपना सवाल पंजाबी में पूछना चाहते हो, तुसी भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में पंजाबी में पूछ सकते हो। And for any of our viewers who speak English are watching this program, by all means feel free to call up and ask your immigration questions. I'll endeavour to answer it to the best of my ability. नाज़रीन, हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट देते जाएं। अपडेट नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन। जो एक सवाल मुझे आया था इस वीक, और वो था, अली साहब ने पूछा था मुझे कि जो PSW वीज़ा है वो कब इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस साल हो रहा है या नेक्स्ट ईयर। और द शॉर्ट आंसर इज़ कि वो इंट्रोड्यूस हो रहा है नेक्स्ट ईयर। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं इन 2021 में जून नेक्स्ट ईयर, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको दिया जाएगा 2 ईयर PSW वीज़ा। अब सवाल यहाँ उठता है कि अगर आप ग्रेजुएट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन जनवरी 2021, आपको PSW वीज़ा मिल सकता है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली नो। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ओनली दो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं इन जून नेक्स्ट ईयर, वो ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं इन जनवरी 21, उनके लिए जो मेन रूट है वो है टियर 2, कि अगर स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट पर वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस बेस के ऊपर उनको मिल सकता है रेजिडेंसी एंड इवेंचुअली ब्रिटिश नेशनलिटी। ये थी इस वीक की इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सर पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अप्लाई किया है, ये 7 ईयर की बेस पे हमारा लेटर आया था सेक्शन 120 वाला। जी जी। तो उन्होंने हमें भेजा बायोमेट्रिक के लिए लेटर। ठीक है। तो जो उन्होंने नंबर उस पे लेटर पे लिखा है कि इधर अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उधर फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हम टेम्परेरी क्लोज है। अच्छा, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि उस पे लेटर पे तो लिखा है विद इन 7 डे आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है, लेकिन वो नंबर पे स्टिल यही बोलते हैं कि टेम्परेरी क्लोज है। ठीक है। और आपने ये फ्रेश फी पेड एप्लीकेशन की थी या उन्होंने आपको फ़र्ज़ करें असाइलम क्लेम करने के बाद उन्होंने आपको ये बायोमेट्रिक बेटे के ना 7 ईयर पूरे होने से ना 1 महीना पहले उन्होंने ना हमें वो जो 20 स्टाफ समथिंग कहते हैं 120 लेटर सेक्शन 120, ठीक है, मैं समझ गया, वो भेजा था। तो वो हमने फिर सारे एविडेंस लगा के ना 7 ईयर के तो वो भेजे थे, तो उन्होंने फिर बायोमेट्रिक के लिए ना हमें भेजे हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं देता हूँ जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अभी भी जो होम ऑफिस के जो सेंटर्स हैं, सोपरा सेंटर्स जहां आप जाते हैं बायोमेट्रिक्स के लिए, वो सारे तकरीबन आप समझ लें बंद हैं। ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने खोले हैं, लेकिन आपको इनविटेशन ओनली वो बुला रहे हैं बायोमेट्रिक्स के लिए। आजकल आपको वो ईमेल भेज रहे हैं कि आप अब आ जाएं हमारे पास और अपने बायोमेट्रिक्स करा लें। अब काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो इस सिचुएशन में हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी फॉर एग्ज़ाम्पल 3 माह पहले, 4 माह पहले, और अब तक उनके बायोमेट्रिक्स नहीं हुए। उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इवेंचुअली उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको इनवाइट कर लेगी बायोमेट्रिक्स के लिए। स्टार्ट ऑफ दिस मंथ होम ऑफिस ने अनाउंस किया था कि वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन ऐप, जिसमें आप अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। वो भी मैंने अब देखा है कि क्लाइंट्स को उन्होंने इनविटेशन बेस के ऊपर ईमेल करना शुरू कर दिया है कि आप
ऐप डाउनलोड कर लें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दें। लेकिन ये भी इनविटेशन ओनली ये करने हैं अभी। अब जहाँ तक आपकी बात रही कि उन्होंने कहा था आपको 7 डेज़ में करें और सेंटर्स अभी बंद हैं, इसमें आपको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं। होम ऑफिस को पता है कि आप अभी अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं करा सकते, इसलिए वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। इसमें खाली ये आप समझ बदकिस्मती है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक आपके बायोमेट्रिक्स नहीं होते और फिर ही जाके वो आपको देंगे वीज़ा। थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो कामरान भाई। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, मैं मेरे पास इधर डेफिनेट है, इधर मेरे मम्मी डैडी को मेरे बेस पे मिला है 2.5 साल का वीजा। ठीक है। क्या वो हेलो। हाँ जी, वो 2.5 साल का वीजा मिला है मेरे मम्मी डैडी को इधर। जी। क्या वो इंडिया आ जा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस वीजे को? उनको कौन सी बेस पर वीज़ा मिला है? 10 ईयर रूट पर, 5 ईयर? मेरे को जैसे मैं उनका सन बच्चा हूँ, इसलिए ना मिला है मेरे बिहार पर। ठीक है। और उन्होंने लेटर पे क्या लिखा है? 5 ईयर रूट, 10 ईयर रूट? 10 ईयर रूल। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। यूजुअली जब आपको 10 ईयर का वीज़ा मिलता है, मेक श्योर करें कि आप 540 डेज़ 10 सालों में यूके से बाहर ना गुजारें। ये एडवाइस मेरी होगी आप सबसे। कोई सोलिसिटर्स कहते हैं कि आप कोशिश करें कि 90 डेज़ हर साल यूके से बाहर ना गुजारें। उसकी वजह ये होती है कि जब आपको इनडेफिनिट मिल जाता है और आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, होम ऑफिस आपके पिछले 5 साल देखता है और वहाँ वो चेक करते हैं कि आपने 450 दिन यूके से बाहर नहीं गुजारे, जो बनते हैं 90 डेज़ पर ईयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। बट ओवरऑल आप मेक श्योर करें कि आपके पेरेंट्स 540 डेज़ इन 10 ईयर्स यूके से बाहर नहीं गुजारते। अगर वो गुजारेंगे इससे ज़्यादा, फिर क्या होगा कि जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, एक्सटेंशन तो उनको मिल जाएगी, लेकिन जब वो इनडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अमजद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अमजद साहब। एक्चुअली मैंने रिसेंटली नेशनलाइजेशन मैंने अप्लाई की है, ठीक है। इसके ऊपर जो 2 रेफरेंस डालने पड़ते हैं, एक अकाउंटेंट का या किसी 2 साल पुराने ब्रिटिश पासपोर्ट वाले का, वो एक्चुअली मैंने अपने रिलेटिव के डाल दिए हैं। वो मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो अभी 27 को मेरी अपॉइंटमेंट है टाउन हॉल में, जो पेपर स्कैन करा के भेजते हैं। तो इस पर मैं क्या कर सकूँ, उसका चेंज कैसे कर सकता हूँ मैं? आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था जहाँ आपने डिटेल्स दिए थे? जी ऑनलाइन सबमिट की एप्लीकेशन। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब यहाँ आपके पास 2 सिनारियोज़ हैं। एक तो है जब आपकी अपॉइंटमेंट पर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने के लिए, वहाँ आप ऑनलाइन जो रेफरी का फॉर्म है नेशनलिटी का, वो आप प्रिंट कर सकते हैं और किसी और से भरा लें वो फॉर्म और वो साथ लगा दें। दूसरा ये है कि अभी आप कुछ ना करें, डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड कर दें, और अगर इसमें कोई इशू आता है, होम ऑफिस आपको खुद लिखेगी और कहेगी कि प्लीज़ हमें 2 नए रेफरीज दें, और फिर ही जाके वो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आपके लिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि जब आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए जाएँ, वहाँ वो फॉर्म प्रिंट करके किसी और से साइन करा लें और उसको अपलोड कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटे? शुक्र अल्लाह का। मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी। मुझे डिप्रेशन है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा घर भी अपना है, मैं अपने भाई को बुलाना चाहती थी। जी। तो मैं किस तरीके से बुला सकती हूँ? जी आंटी जी, आप के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या नहीं? हाँ, मेरा तो पासपोर्ट है ना, मेरा ब्रिटिश है ना। ठीक है। और आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं या नहीं? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। ठीक है। और जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो आपके क्या लगते हैं, फ्रेंड, शोहर? नहीं, फ्रेंड नहीं, मेरा भाई है, बड़ा भाई है, वो 70 साल का है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसके लिए आपके पास वो एक ही ऑप्शन है मेरे ख्याल में, और वो है कि आप उनको स्पॉन्सर कर लें विज़िट वीज़े के लिए। जब आप स्पॉन्सर करेंगी उनको, आपको अपनी तरफ से लगाना होगा बैंक स्टेटमेंट्स कि आप उनका ख़र्चा उठा सकती है,
कम से कम मेरे ख्याल में आपके अकाउंट में तकरीबन 2000 पाउंड होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपने अपने घर के कागज़ लगाने हैं। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं, आप अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट लगा सकती हैं, और अपने यूटिलिटी बिल्स जैसे हो गए गैस और वाटर बिल। जो आपके भाई हैं उन्होंने अपनी तरफ से लगाना है डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करते हैं कि अगर उनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है वो वापस जाएंगे। उसके लिए वो लगा सकते हैं अपने मकान के कागज़, अगर उनको कोई पेंशन मिल रही है वो भी लगा सकते हैं, अगर उनको कोई रेंटल इनकम मिल रही है वो भी साथ लगा सकते हैं। और उसके अलहदा अगर उनकी कोई फैमिली है, बच्चे हैं, उनके भी प्रूफ्स वो लगा सकते हैं, और होम ऑफिस को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप मुझे वीज़ा देंगे, मैं खाली 1 महीने के लिए आऊँगा या 2 महीने के लिए, और मेरा सारा परिवार पाकिस्तान में है, उनको छोड़ के मैं यहाँ यूके में ओवरस्टे नहीं रहूँगा। हमेशा मैं आप सबको ये एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप कोई विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करें, उसके साथ साथ यहाँ यूके से एक सॉलिसिटर के थ्रू एक स्पॉन्सरशिप लेटर बना लिया करें, और दूसरा एक कवर लेटर भी। उसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दें जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, फिर आपके केस को एक अच्छा चांस होता है सक्सेसफुल होने में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता है। अब हमेशा की तरह ब्रेक से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम जी सर, 2 छोटे से क्वेश्चन है जी, पूछो। और जी पहला मेरा सवाल ये है कि हम पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे हम आए हो सालन किया हुआ है। ठीक है। तो मेरी एक बेटी है, उसकी जब आई थी 10 साल की थी। अभी जो है ना उसकी जो एज है ना वो 10 हाफ लाइफ से ऊपर हो गई है, यानी कि वो 20 से भी ऊपर हो गई है। तो इसके लॉ के बारे में बता सके, अगर किसी बच्चे की जिंदगी आधी से ज्यादा गुजरे वो क्या है। तो दूसरा 10 साल का उसका अलहदा केस करना पड़ेगा या पूरे से एडवाइस दे दें। और एक क्वेश्चन और है, 2 साल हो गए फ्रेश क्लेम किया हुआ है, 2 साल से जवाब नहीं आया, तो क्या हम वेट करें या कोई कांटेक्ट करें उनसे? बच्ची अब कितने साल की है आपकी? ठीक ही तक सुनता हूँ। सॉरी, आपकी बच्ची कितने साल की है? अभी वो 21 की हो गई है, जब वो यहाँ पे आई थी 10 साल की। ठीक है, यानी कि आधी लाइफ से ज्यादा उसकी लाइफ जो है ना वो गुजर रही है। ठीक है, मैं समझ गया। और आप कहाँ रहते हैं? इधर हम रहते हैं बोल्टन। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि हाफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, वो है एक रूल जो आप अप्लाई करते हैं प्राइवेट लाइफ रूट के बेसिस के ऊपर अंडर अपेंडिक्स FM, कि अगर किसी शख्स ने यहाँ अपनी आधी ज़िंदगी गुजार ली हो और उसकी एज हो 25 के नीचे, वो अप्लाई कर सकता है फॉर वीज़ा, और उसको होम ऑफिस 2.5 साल का वीज़ा अंडर द 10 ईयर रूट ग्रांट कर देती हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि आपकी जो बच्ची थी वो आई थी यूके में जब वो 10 साल की थी, अब वो है, आपने मुझे बताया आई थिंक 20 या 21 साल की, और उसने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उसने गुजार ली है यूके में, और उसकी जो एज है वो है अंडर 25। फिर उस सूरत हाल में वो अप्लाई कर सकती है फॉर वीज़ा। मेरे ख्याल में जो बेस्ट चीज़ आपके लिए होगी कि आप भी आपकी बच्ची के साथ एप्लीकेशन सबमिट कर दें कि वो डिपेंडेंट हैं आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। क्यों, एक जजमेंट निकली थी चंद साल पहले जहां कोर्ट्स ने कहा था चाहे बच्चा ओवर 18 हो जाए, अगर वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी रहा और पेरेंट्स के साथ ही रह रहा है, फिर वो पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि आप भी साथ
बच्ची के एप्लीकेशन सबमिट कर दें और मुझे उम्मीद है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। जहां आपकी बात थी कि आपको असाइलम आपने अप्लाई किया था और आपका जो फ्रेश क्लेम है वो पेंडिंग है फॉर 2 इयर्स, या तो आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं या आप फर्दर सबमिशन में ये भी लिख सकते हैं कि आपकी जो बच्ची है उसकी हाफ लाइफ हो गई है और उसको ग्रांट किया जाए। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आएगी कि होम ऑफिस बहुत टाइम लगाता है फर्दर सबमिशन को कंसिडर करने में। जैसे आपने अभी देखा है कि आपकी जो सबमिशन है वो पेंडिंग है फॉर ओवर 2 इयर्स। बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप फ्रेश फी पेड एप्लीकेशन सबमिट कर दें, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए और बच्ची के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप तीनों को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे 2-3 सवाल करने हैं। जी पूछे। आप प्लीज बता दें, जवाब दे दें। जी फरमाइए। एक सवाल ये है कि मेरी बेटी यूरोपियन फैमिली मेंबर है जी, तो उसको जनवरी में 5 साल हो जाने हैं रेजिडेंस को। जी तो जब रेजिडेंस 5 साल के बाद इंडेफिनेट अप्लाई करेगी तो उसके कितने दिनों बाद वो अपने स्पाउस को पाकिस्तान से बुला सकती? ठीक है। एक और दूसरा ये कि उसको अपनी इनकम कितनी शो करनी पड़ेगी? ठीक है। अगर उसको इनकम शो थोड़ी हो तो अपने भाई बहन की इनकम साथ आ सकती है। ठीक और है। अगर उसको जो स्पाउस होगा उसको टेस्ट कौन सा देना होगा? और दूसरा इंडेफिनेट जब अप्लाई होगा तो उस बेटी को खुद भी कोई टेस्ट करना होगा? ये 2-3 सवाल हैं। सॉरी, किस जो चौथा सवाल है आपका? सॉरी आंटी जी। और उसका एक और मेरे पूछना है कि अपने इसको अपने पेपर लगाने के साथ साथ अपने वालिद के भी पेपर्स को काम के वो सारे लगाने पड़ेंगे? ये बता दें। 3-4 ठीक है, सवाल है। 5 सवाल। ठीक है आंटी जी, मैं देता हूँ जवाब आपका। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपने पहला सवाल मुझे पूछा कि जब आपकी बच्ची को ग्रांट किया जाएगा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो कब अप्लाई कर सकती है अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करने के लिए? जैसे ही आपकी बच्ची को वो ILR ग्रांट कर देते हैं उसी दिन आपकी जो बेटी है वो अप्लाई कर सकती है अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करने के लिए। उससे पहले वो नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर वो आज अप्लाई करती हैं और उनका एप्लीकेशन 3 या 4 माह पेंडिंग रहता है, वो उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकती। जिस दिन वो होम ऑफिस आपको लेटर लिखती है कि हमने ग्रांट कर दिया है, उसी दिन वो अप्लाई कर सकती है अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करने के लिए ऑन अ स्पाउस वीज़ा। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपकी जो बच्ची है उसको इनकम क्या दिखानी होगी, वो है 18,600, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम सबमिट कर रहे हैं अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। उसको फिर 18,600 रिक्वायरमेंट शो करनी होगी यहाँ। जो तीसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि जो इंग्लिश टेस्ट है जो आपके सन इन लॉ है उसको कौन सा पास करना होगा, वो है A1 इंग्लिश टेस्ट। और जब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, अगर आप इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके जो सन इन लॉ है उसको पास करना होगा B1 जब वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आई है जो आपके लिए शायद फ़ायदेमंद हो, और वो है आपने मुझे बताया है कि आपकी जो बच्ची है वो डिपेंडेंट है ऑन यूरोपियन, एक यूरोपियन नेशनल के ऊपर वो डिपेंडेंट है। अब मुझे ये नहीं पता आपके ऊपर डिपेंडेंट है या आपके हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनके पास मेरे ख्याल में होगा यूरोपियन पासपोर्ट। अगर आपकी बच्ची आपके साथ रह रही है और अभी भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके हस्बैंड के ऊपर या आपके ऊपर, मेरे ख्याल में एक दफ़ा आप ये ट्राई कर सकते हैं अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम कि जो आपकी बच्ची है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और अब हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं हमारे सन इन लॉ को। ये आप ट्राई कर सकते हैं और हो सकता है कि ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी फ़ीस भी नहीं लगेगी होम ऑफिस की, और दूसरा कि आपकी बच्ची को इनकम रिक्वायरमेंट जो है 18,600 वो दिखाना नहीं होगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। यस हेलो जी फरमाइए। जी
मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है जो 7 ईयर का हो रहा है नवंबर में। ठीक है। तो मुझे पूछना था कि मुझे उसके लिए एप्लीकेशन कब करनी चाहिए, या मुझे वेट करना चाहिए कि होम ऑफिस मुझे कुछ भेजे तो फिर मैं उनको रिस्पॉन्ड करूं। अभी और आपकी सेकंड एप्लीकेशन कोई क्वेश्चन ये पेंडिंग है है होम कि ऑफिस में? उसके लिए फीस क्या होगी, क्योंकि मैं जो हूँ अभी जो है अलम स्पोर्ट पे हूँ और मुझे मतलब मैं उन्हीं के अकोमोडेशन में हूँ, तो इसके लिए फीस होगी या नहीं होगी? ठीक है। अभी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, मेरे ख्याल में पेंडिंग है असाइलम की। जी जी पेंडिंग है, वो असाइलम की थी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपको कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि एप्लीकेशन आपको कब सबमिट करनी चाहिए, वो तो ज़ाहिर बात है कि जब आपका बच्चा 7 साल का होगा उसी दिन ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगी। अब आपने मुझे दूसरा सवाल पूछा है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए या आपको वेट करना चाहिए कि होम ऑफिस आपको फ़र्ज़ करें एक सेक्शन 120 पे भेज दिया, उसमें आप उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बच्चा 7 साल का हो गया। दोनों ऑप्शंस आपके लिए दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप एक फ़्रेश फ़ी पेड एप्लीकेशन सबमिट करें जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाता है। और उसकी वजह ये भी बताता हूँ कि एक तो ये है कि आपका काम जल्दी से हो जाएगा, बल्कि अगर आप फर्दर सबमिशंस में उनको इन्फॉर्म करें। और दूसरा, क्योंकि आपको ना सपोर्ट मिल रही है, इट्स वेरी लाइकली कि आपको वो फ़ी वेवर ग्रांट कर देंगे और होम ऑफिस की फ़ीस जो है £2058 पर पर्सन वो आपको माफ़ कर देंगे। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, एक अपने करीबी सिस्टर को मिल लें और उसको इन्फॉर्म करें कि मैं आप एक फ़्रेश फ़ी पेड एप्लीकेशन सबमिट करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरे 2-3 सवाल मैंने पूछने थे जी जी। कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रही थी। वो मेरा हस्बैंड यूरोपियन था, तो मुझे 5 साल फिर मेरे कार्ड जमा करवाया तो 5 साल का उन्होंने मुझे वीज़ा दी, फैमिली वीज़ा दिया। ठीक है। बाद में मैं सेपरेट होगी तो मैंने फिर बाद में जमा कराया तो मेरा EU वर्क परमिट वाला कार्ड मुझे 5 साल का मिला है। रिटर्न राइट। ठीक तो है। मेरे साथ 2 बच्चे हैं, मैं सेपरेट हूँ, तो फिर मेरे साथ एक और रहते हैं, तो उनके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। वो हम इकट्ठे रहते हैं, मतलब शेयर किया हुआ घर को साल हो गया, हम इकट्ठे होते हैं। मतलब बिलों पे बच्चों के स्कूल वगैरह पर सारा उनका नाम लिखा हुआ है, तो वो अनलीगल है। उनकी इधर बेटी है पहले ब्रिटिश बोर्न, तो वो उनका वहां से खत्म हो गया, वो भी वहां से सेपरेट हुए हैं। तो उन्होंने केस डाला हुआ है अपनी बच्ची का, अभी डाला हुआ है, मतलब कोर्ट वगैरह ने आर्डर कुछ नहीं दिया। वो हर जगह से मतलब अनलीगल है। तो हम दोनों अगर शादी करके केस डालें तो कुछ हो सकता है? जो आपके जो बच्चे हैं जो आपके साथ रहते हैं, उनके पास कौन सा पासपोर्ट है? उनके पास अभी कुछ नहीं है। उनका जो पासपोर्ट है वो होम ऑफिस ने लिया हुआ है, उनके पास कुछ नहीं है, वो अनलीगल वो है। यूरोपियन नहीं है आपके बच्चे? मेरे बच्चे यूरोपियन, नेशनलिटी पाकिस्तान की है। नेशनलिटी पाकिस्तान की, ठीक है। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। यहाँ आपके जो हस्बैंड हैं जिनके साथ आपने शादी की है, 2 ऑप्शन है उनके लिए। एक तो है कि वो अगर आपका अपना ब्रिटिश चाइल्ड का जो एप्लीकेशन है उसको परस्यू करें और देखें उसमें कोर्ट क्या जवाब देता है, या अगर वो आपके साथ 2 साल से रह रहे हैं यूके में, फिर पार्टनर बेस के ऊपर वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर होम ऑफिस उनको वीज़ा ग्रांट करता है या नहीं। ये 2 ऑप्शंस हैं। बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप अपने करीबी सॉलिसिटर को मिल लें और तफसील में इसके बारे में डिस्कस कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, you're live on air. Looks like no one there. Let's go to the next call. Hello. Hello. Hello, you're right, sir. Very well, thank you. मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरा अभी आई थिंक जो मार्च में है, सो मेरा यहाँ पर मैरिज वीजे में आया हूँ, तो 5 ईयर हो जाएंगे। अच्छा। अभी मुझे मिली 2.5 साल की एक्सटेंशन मिली थी, सो इसका नेक्स्ट आगे क्या प्रोसीजर हो, और जो लाइफ इन यूके है वो करना पड़ेगा या नेक्स्ट यही पूछना था। सॉरी, आप यूके कब एंटर हुए थे? मुझे तकरीबन यहाँ पर मार्च में 5 इयर्स हो जाएंगे। मार्च में आपको 5 साल हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आप फिर यूके में 2016 में एंटर हुए थे? जी बिल्कुल।
और स्पाउस वीज़े के ऊपर? जी बिल्कुल। ठीक है, और आपको 2 एक्सटेंशन मिल चुकी हैं? एक अभी मैंने कराई थी, एक तो 2.5 साल की पाकिस्तान से यहाँ आया था, जी, वो जी। मिली थी, तो दूसरी अभी मैंने करवाई है। ठीक है, और अभी आप पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आपके 5 साल यहाँ पूरे हो जाएंगे जो आप मुझे बता रहे हैं नेक्स्ट ईयर, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। उसके लिए आपको पास करना होगा B1 टेस्ट और लाइफ इन द यूके टेस्ट, और उसके साथ साथ आपको साबित करना होगा कि आप और आपकी वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं इन जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप एंड यू हैव एवरी इंटेंशन टू लिव टुगेदर इन द यूके परमानेंटली। अगर ये 3 चीज़ें आप साबित कर देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। Assalamu alaikum. Hello. Are you okay? आई एम वेरी वेल, वालेकुम सलाम। So I just have a quick few things. Well, no, just two. Go So on. my father just rang around 5 minutes ago and told you that he had a daughter who'd spent half of his life here. Right. That daughter is me, but he forgot to add that I also have a brother who's now 25, but he's also dependent. Okay. So if we, taking your advice, you said that we should, put me at the front and do the case. Yeah. But will it still be accepted if my brother is also in there? But you have to remember that he's 25. How old was he when he arrived? He was around 16 because he's 5 years older than me, so he's probably 15 or 16. So you're the savior, aren't you? Sorry? I said you're the savior. I'm so sorry, I can't hear you properly. I said you're the savior for the family then. I'm the daughter. I'm the one who spent half of her life here. Yeah. Yeah. Okay, I understand. I'll answer your question in English for you. Just one more thing. So just one more thing. So that being said, you know that we've had the case going for 2 years. Should we put in the fresh claim before the case answer comes back, or should we just wait for it? Okay, I understand. I'll answer that question for you. Thank you. And could you answer in Urdu, please? Thank you. In Urdu, yeah? Yes, please. Okay, Thank you. I understand. Thank you very much for your call. जो बच्ची ने सवाल अभी पूछा है कि उनके एक भाई हैं जो अभी 25 साल के हैं, और इनकी जो है सिस्टर जिन्होंने अभी फ़ोन किया है, उन्होंने अपनी हाफ लाइफ यहाँ गुजार ली है। और जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ शो में कहा था कि सारी फैमिली को इकट्ठा एक एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो सबको ग्रांट कर देंगे लीव टू रिमेन ऑन द 10-year रूट। अब आपका जो ब्रदर है वो ही इज़ ओवर 25, आप उसको भी साथ लगा सकते हैं और होम ऑफिस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें ठीक है वो रूल्स को मीट नहीं करता, लेकिन हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं और हमारे सारे प्राइवेट और फैमिली लाइफ टाइज यहाँ यूके में हैं, और इसको भी वीज़ा ग्रांट किया जाए क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ आपका जो बेटा है वो नहीं जी रहा, वो हमारे साथ ही रह रहा है, और इसको भी साथ साथ वीज़ा ग्रांट किया जाए। अगर इसको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाता ये इलीगल होगा और इससे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त है, इसका जवाब सवाल का मैं दूंगा कैरी ऑन आफ्टर द ब्रेक। अब ब्रेक के जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7-year चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल का जवाब दे रहा था जहां कॉलर ने दूसरा सवाल पूछा था कि उनको वेट करना चाहिए या उनको वेट करना चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने में, या वो होम ऑफिस को फर्दर सबमिशंस के थ्रू इन्फॉर्म कर दें कि उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप फर्दर सबमिशंस के थ्रू उनको इन्फॉर्म करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें काफ़ी डिले होती है, 8-8 महीने, साल, 2 साल आप वेट करते रहते हैं। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगी कि अगर आप एक फ़्रेश फ़ी पेड एप्लीकेशन सबमिट कर दें, और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है होम ऑफिस फ़ीस भरने के लिए जो है तकरीबन £8,000 फॉर 4 एप्लीकेंट्स, आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में और एक फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन भी आपके लिए है।
आप बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अपने सलिसिटर को मिल लें और डिस्कस कर लें कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट होगी, ये आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। या मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी सिकंदर साहब। जी मुझे ये पहले तो एज के बारे में मालूमात करनी थी कि जो एज का क्या है। मैं यहाँ इस कंट्री में आया था 20 इयर्स का था जी जी। और अभी मुझे 32 रनिंग है। ठीक है, मैंने केस डाला हुआ था ह्यूमन राइट्स पे जो कि रिफ्यूज हुआ। उसके बाद मैंने कुछ केस नहीं डाला। अभी मैं किसी के साथ निकाह किया हूँ। लास्ट 5 से हम दो इकट्ठे रह रहे हैं और मेरी बेगम के पास ह्यूमन राइट्स पे टैक्स रूट पे उसको मिला था और उसका ये लास्ट एक्सटेंशन है जो 10 साल कंप्लीट करेगी, वो 2020 में है। तो क्या मैं उनको ज्वाइंट कर सकता हूँ? और अगर ज्वाइंट कर सकता हूँ तो क्या प्रूफ हम इकट्ठा करने पड़ेंगे और क्या केस कुछ बनता है? फिर अभी मैं वेट कर लूँ इंडेफिनिट तक। ठीक है। दूसरा जो सवाल में आपने आपसे पूछना था वो था कि जो आपकी जो वाइफ है, जो आपके साथ रह रही हैं, उनके पास चिल्ड्रन है या नहीं? बस उनको ह्यूमन राइट्स पे तो डिस्कशन लिंक मिली थी। उनके पास चिल्ड्रन है? जी वो इंडिया से है। वो साथ रह रहे हैं आपके साथ? हाँ हम लोग साथ में रहते हैं। हम निकाह किया हुआ है। नहीं, आपके कोई स्टेप चिल्ड्रन हैं जो आपके साथ अभी रह रहे हैं? लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। ना बेबी नहीं है। बेबी नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। हम लिविंग रिलेशनशिप में है बोलो तो, लेकिन निकाह करके रह रहे हैं, लेकिन अभी कोई औलाद नहीं है। तो उस वजह से ठीक है, मुझे वेट करना पड़ेगा इंडेफिनिट तक या फिर मैं अभी इनको ज्वाइन कर सकता हूँ नेक्स्ट साल जब एक्सटेंशन करे तब? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक बात रही कि अगर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे जब उनको वीज़ा ग्रांट किया गया था। सो वो आप फर्स्ट रूट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बेस्ट चीज़ यही होगी कि जब आपकी वाइफ को इनडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है, फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करें और मुझे उम्मीद है कि पार्टनर की बेस के ऊपर वो आपको ग्रांट कर देंगे। उसके लिए आपको कम से कम 2 साल का प्रूफ साथ लगाना होगा कि आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं। उसी दौरान अगर आपका बच्चा हो जाता है और आपकी वाइफ को वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट कर देते हैं, फिर आप बच्चे को ब्रिटिश नेशनल रजिस्टर कर सकते हैं और उस बेस के ऊपर भी आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। इसलिए मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा वेट कर लें और जैसे ही आपकी वाइफ को इंडेफिनिट ग्रांट होता है फिर आप अप्लाई करिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो। वालेकुम सलाम। How are you, brother Tico? जी शुक्र अल्लाह का। Sorry, I no. Can you hear me? I can hear you loud and clear. Hello. If you can just turn the TV volume down. I'm a bit of dyslexic, so I have a problem of speaking slow. Can I please take it slow? Take your time. Go for it. Thank you. I've got 2 questions. I have been married. From Pakistan. I brought the boy in UK, and the thing is that I've Islamically divorced now from Pakistan, not from the UK law. So, can you please tell me that if I can marry somebody if I have to marry somebody from Pakistan again with the Islamic divorce, from another and all that, I've even got that in English tested from Pakistan. So am I allowed to get married, or do I have to get the English law divorce to apply for somebody? Because I'm not registered in the UK at the moment. That's my first question. And another question is my ex-husband has put a case in. I wanted a maintenance case. And he has accused me to say that I am married from Pakistan as a false thing, and he's provided wrong details to the judge.
and Nadra is registered, I think, from Pakistan, but the boy's name is non-existent. Whoever he's added a name that he doesn't want to give the maintenance case for my child, and that's it. If you can help me, please. Okay, sure. Thank you very much for your call. Jazakallah. Regarding your first question that you've already had a divorce in Pakistan, would that be valid? Yes and no. In theory, it is valid. However, I would strongly advise you when submitting an application to call your new husband, it would be best to get a divorce from the UK because both parties are domiciled here in the UK. Just for as an insurance policy, I would advise that you get a divorce from here in the UK. Regarding your second question regarding maintenance, I didn't get the complete gist of that. I understand there's some issues with regards to the details of the name, maybe of your ex-husband. Your best bet would be if you see a local family solicitor and explain to he or she that this is the situation I'm having, he's not willing to pay maintenance, what can I do? They can advise you in depth by looking at your papers and what the best course of action will be. Thank you very much for your call. I hope that helps. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. Hello, you're live on air. जी फरमाइए. Sorry? You're live on air. Yeah. Thank you. Hello, जी फरमाइए. मेरा क्वेश्चन अबाउट EUSS पे है. जी. मैं यहाँ पे यूके में नॉन EU फैमिली मेंबर हूँ और मेरा स्टेटस अभी सेटल स्टेटस है, मेरा और मेरी वाइफ दोनों का. ठीक है. तो मैं मेरे पेरेंट्स को बुलाना चाहता हूँ जो इंडिया में है. उनका पहले 2 दफे मैंने अप्लाई किया था फैमिली परमिट पर, अगर रिफ्यूज हो गया था. पहले दफे उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मिसिंग है. ठीक है. तुम्हारा रिलेशन तुम्हारी वाइफ से तो होता है मगर तुम्हारे पेरेंट्स होता है. तो मैंने दोबारा बर्थ सर्टिफिकेट ऐड करके अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि तुमने मनी ट्रांसफर जो किया है वो दूसरे के नाम पे क्यों है, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, मेरे जीजा के ट्रांसफर करता था क्योंकि वहाँ पे कैश रजिस्टर में कैश में लेने जाना पड़ता था. जी. तो मैंने वो ऐड किया था. तो फिर मैंने अपील किया तो अपील में उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारा जो पैसे का ट्रांसफर तुमने उन्हें नाम किया तो तुम्हारे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि तुमने डिपेंडेंट है तुम्हारे पे. तो अभी जो EU सेटलमेंट स्कीम आई है उसके द्वारा अगर मैं करूँ तो कितने चार्जेस है, क्योंकि वो अकेले रहते हैं. जब आपकी अपील हुई थी वो कब थी? हेलो, आपकी अपील कब हुई थी? पिछले साल? लास्ट ईयर. उसके बाद अपील होने के बाद आज तक आपने पैसे जब भेजे हैं वो किसके नाम के ऊपर भेजे हैं? हाँ भेजे, मैंने मेरी वाइफ के नाम से ही भेजे, उसके बाद मेरे पापा के नाम पे ही भेजे. ठीक है. मैं कि शुरुआत में मैंने 5-6 रिसिप्ट है वो मेरे पेरेंट्स के खाते में जाते. मैं समझ गया, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम फॉर योर पेरेंट्स, उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट जो दूर हो जाएगी वो है कि अगर आपकी वाइफ TD राइट्स एक्सरसाइज कर रही है या नहीं. पर क्योंकि उनके पास इनडेफिनेट है सेटल स्टेटस, दैट्स नाउ इररेलेवेंट. अगर आप प्रूफ्स अब लगा देते हैं कि मैंने पिछली दफ़ा अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया था क्योंकि जब मैं पैसे भेज रहा था वो मैं भेज रहा था किसी और के नाम के ऊपर, अब मैं भेज रहा हूँ पिछले साल से फॉर नियरली अ ईयर ऑन माई पेरेंट्स नेम और मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आपके पेरेंट्स को वीज़ा ग्रांट कर देंगे. क्योंकि आपका एप्लीकेशन एक दफ़ा पहले भी रिफ्यूज़ हो चुका है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब आप इस टाइम एप्लीकेशन सबमिट करें, गो थ्रू अ सॉलिसिटर, सारा कुछ एक्सप्लेन करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी चेक करके फिर ये एप्लीकेशन सबमिट करें और उम्मीद है कि वो आपके पेरेंट्स को वीज़ा ग्रांट कर देंगे. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. 2 सवाल हैं छोटे छोटे. जी पूछो. एक तो ये है कि हमारी एक लड़की आई थी पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े पर 3 साल पहले. जी. वो मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया और उसे स्टे मिली है इस कंट्री में डोमेस्टिक वायलेंस की बुनियाद पर. ठीक है. तो सवाल है कि वो किसी और लड़के से, ब्रिटिश लड़के से यहाँ शादी कर सकती है
और वो नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकती है। ठीक है। तो एक दूसरा सवाल है कि एक लड़की और है हमारी, उसने भी 3 साल के बाद उसका वीज़ा हुआ है पाकिस्तान से। ठीक है। तो लेकिन किसी से वीज़ा तो उसका हो गया, वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन उसका हस्बैंड जो है ये यहाँ फौत हो गया है कोरोना की वजह से। तो वो आ सकती है या नहीं आ सकती, या उसका स्टेटस क्या होगा? उसका जनाजा हो गया है उसके हस्बैंड का यहाँ यूके में? जी, उसका जनाजा हो गया है? जी जी। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि आपके कोई जानने वाले हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट की गई थी, वो कब नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जब उनके 5 साल यूके में हो जाते हैं रहते हुए लॉफुली, वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी, और मुझे उम्मीद है कि वो उसको ग्रांट कर देंगे नेशनलिटी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि एक मोहतरमा है वो पाकिस्तान में रह रही हैं और उनके हस्बैंड यहाँ वफ़ात पा चुके हैं यूके में, अगर उनको वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं या उसका कुछ हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि उनके हस्बैंड अब वफ़ात पा चुके हैं, उनको होम ऑफिस वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगी। उसकी वजह ये है कि अगर उनका जनाजा अगर ना होता और अभी होने वाला था, शायद वो अप्लाई कर सकती थी फॉर अ विज़िट वीज़ा कि उनके जनाजे के लिए मैं अटेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी हो चुका है। अब मेरे ख्याल में इट्स वेरी अनलाइकली होम ऑफिस उनको वीज़ा ग्रांट करेगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी भाई, मेरे आपसे 3 सवाल हैं। मेरी जो सिस्टर वंजा वहाँ पे इटली में है, तो मेरे पास स्टार्टिंग पासपोर्ट है, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो अगर उनको 6 मंथ का वीज़ा लगा देते हैं तो वो यहाँ आकर प्रेस सेटल स्टेटस 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर सकते आते ही। ठीक है। आपके सॉरी है कि अगर 5 ईयर का वीज़ा मिलता है तो वो जो मेरा नेफ्यू वो जॉब करके खुद इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर वो इटली में आते जाते रहते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, कि आप इतना मुल्क से बाहर ना रहें। सॉरी, मेरा आपसे सवाल था कि आपके पास इटालियन पासपोर्ट है? हेलो, आपके पास कौन सा पासपोर्ट है? मेरे पास इटालियन नेशनलिटी है। ठीक है। और जो आपकी जो सिस्टर है, नेफ्यू, वो कहाँ रहते हैं? वो इटली में रहते हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। उनको कौन सी बेस के ऊपर रेजिडेंसी मिली हुई है इटली में? वो नेफ्यू के पास परमानेंट है, उसके पास जोर है, और जो सिस्टर उनके पास भी नॉर्मल है। ठीक है। और आप उनको पैसे भेजते रहे हैं? मैं भेजता रहा हूँ पैसे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप उनके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दें और प्रूव करें कि एक तो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा कि वो आपकी रिलेटिव है। अगर आप ये 2 चीज़ें साबित कर दें, मुझे उम्मीद है कि वो आपके सिस्टर को और उसके बेटे को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। उनको इनिशियली ग्रांट किया जाएगा 6 मंथ का वीज़ा, और 6 मंथ के अंदर उनको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। उसके बाद उनको वो ग्रांट कर देंगे 5 years रेजिडेंस। 5 साल रेजिडेंस के बाद वो अप्लाई कर सकेंगे फॉर सेटल्ड स्टेटस जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और उसके 1 साल बाद वो अप्लाई कर सकेंगे फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब से हमेशा की तरह मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप प्लीज़ यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल के ऊपर, वहाँ भी मुख्तलिफ वीडियोस हम लगाते रहते हैं। और फेसबुक के ऊपर भी अगर आप हमें फॉलो करें, वहाँ भी इन डेप्थ और डिटेल में हम इंफॉर्मेशन और वीडियोस लगाते रहते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले जुम्मे 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ़ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।